हिंद वेलकम टू। देखिए हम लोग आज का चैप्टर में देखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का टायर 1 जो कि 12 अप्रैल 2022 को इवनिंग सेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। इससे पहले हम लोग 4-5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस सेशन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है tan स्क्वायर a प्लस 5 sec a इक्वल टू 13। देखिए थोड़ा सा फास्ट वे में चलेंगे। 0 से a जो और 90 अंश के बीच में है, इसका जो वैल्यू है a का वैल्यू जो एंगल है। देखिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में देखिए आप को हल करने का सबसे सिंपल उपाय है कि फास्ट वे में करना है तो ऑप्शन से ही चलिए, ऑप्शन से हल करते हुए चलेंगे, बहुत ही फास्ट वे में हो जाएगा। तो कोई एक वैल्यू उठाइए, खास तौर से आपको जो सूटेबल लगे। सबसे पहले 0 उठा लीजिए। तो tan 0 5 sec 0, जाहिर सी बात है कि आएगा ही नहीं वैल्यू 13 का। तो tan 60 उतार, अब ऑप्शन नंबर बी उठाइए, थीटा का मान या ए का मान 60 उठाइए। तो tan स्क्वायर 60 प्लस 5 sec 60। tan 60 अंश का मान tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 sec 60। sec 60 मतलब cos 60 का 1/, होता है 1/cos 60। तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो sec 60 अंश का मान 2 हो गया। तो 5 दूना के 10, 3 13 आ गया रेट आंसर। तो क्या ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज बना लीजिए भैया, जैसे कह रहा वैसे बनाइए, कोई भी आपको भाग दौड़ नहीं करना है। ABC ठीक है, ABAC पर समद्विभाजक AE जो है BAC का AD जो कि BC पर लंबवत है, AD कुछ इस तरह है, ये लंबवत है, तो दोनों साइड का जो एंगल है 90 अंश हो जाएगा। A है, D है, A है 90 अंश, A है 90 अंश। इसके अलावा ये बोल रहा है कि BAC AE जो कि BAC का समद्विभाजक है, कुछ इसका है, मतलब आधा एंगल A है तो आधा एंगल A है। तो ए एंगल आपस में बराबर है। समद्विभाजक का मतलब तो यही होता है कि जो दो एंगल को दो बराबर भाग में काटे उसको बोलते हैं समद्विभाजक। और ABC का मान दिया है, ABC का मान दिया ए एंगल जो कि 58 दिया है, और ACB का मान दिया है 34। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए यहाँ पे E है, तो DAE का मान पूछ रहा है, DAE इसको हम रेड कलर में लिख लेते हैं। DAE जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले आसान मेथड से देखिए, इस तरह क्वेश्चन का डायरेक्ट फार्मूला भी है कि अगर लंबवत है उसके बाद समद्विभाजक है, उसके समद्विभाजक और लंबवत के बीच का जो एंगल पूछे को DAE इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला चल रहे हैं, हाफ होता है, जो दोनों एंगल है दोनों एंगल का माइनस का हाफ होता है, हाफ कोण ABC माइनस कोण AC, ये वाला एंगल की बात हो रही है B। ठीक है, हाफ कोण 58 माइनस इसका हो जाएगा 34। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बटे के 2 बराबर 12। ए आंसर है इसका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं, आगे बढ़ने पर AC और BD E पर मिलते हैं। AB एक व्यास है, कोण AEB 36 है, कोण DOC का माप पूछ रहा है। ठीक है, देखिए त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज हो गया, ये वृत्त हो गया, AOB। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए AC और BD दो जीवाएं हैं, आगे बढ़ने पर देखिए, अब इसको जैसे क्वेश्चन करा वैसे से बनाइए, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले जरूरी है। तो ठीक है, AC और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD दो जीवाएं हैं। देखिए इस तरह से एक जीवा बना लीजिए और इस तरह से एक जीवा बना लीजिए, AC और BD है। ठीक है, जो कि E पर मिलते हैं, दोनों को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलते हैं? इसको बोलते हैं E। ठीक,
और दिया है एंगल ए बी, एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, कोई बात नहीं। ए ई बी का मान 36 है, ए ई बी का मान जो इसका वैल्यू दिया है 36 से दिया है, कोई बात नहीं। तो को डी ओ सी का मान पूछा, डी ओ सी मतलब कुछ इस तरह एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। देखियो आपको पता है कि जब कुछ ऐसे पढ़े होंगे, ये आपका व्यास है, व्यास से जो ऊपर की तरफ जो बनाया जाता है तो इसके बीच का जो कोण होता है, दो जीवाओं के बीच का जो कोण होता है कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक। तो इसी तरह देखिए इसमें सी बी को जोड़ दीजिए, यहाँ पे सी बी को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ए बी एक व्यास है तो हमारे पास जो है ए सी बी ये जो एंगल है पूरा एंगल ये 90 अंश होगा, क्योंकि अभी हम लोग को देखेंगे क्योंकि दो जीवाओं को मिलाने पर जो कि व्यास से होकर जाता है तो 90 अंश होता है, 90 अंश इस साइड होता है, 90 अंश ये भी साइड होगा। इसको हम पेन का कलर जो कि चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 90 अंश हो गया और ये 90 अंश हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि कोण बी सी ई बराबर कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया, यही हुआ। और कोण ई बी सी का मान देखिए, कोण ई बी सी इसको आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में। ये 90 अंश हो गया, ये 36 अंश दिया तो ये कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 180 माइनस 90 प्लस 36 कर सकते हैं, 180 माइनस 6 9 3 12 126 हो जाएगा। 126 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6, 10 में 6 गया 4 बचा, और यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री हो जाएगा कोण ई बी सी। देखिए अब जब इसका वैल्यू पता हो गया तो एक आपको थ्योरम है, थ्योरम यह है कि जब कोई एक ही चाप, देखिए सी डी एक ही चाप है, यहाँ से कोण ई बी सी, ठीक है, ए एंगल जो कि सी डी चाप द्वारा बनाया गया है, सी डी परिधि पर बनाया गया है, जबकि डी ओ सी जो कि इसी के चाप के ओ केंद्र द्वारा बनाया गया है। तो दोनों का जो चाप है, जो दोनों का परिधि है सेम है, तो कोण जो होगा देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण डी ओ सी इक्वल टू कोण इसका दोगुना हो जाएगा सी ओ डी, जो कि सी ओ डी जो होगा दोगुना हो जाएगा कोण सी बी डी का, कोण ई बी सी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, ई बी सी, कोण ई बी सी इसका दोगुना हो जाएगा। तो अभी निकालें कितना वैल्यू आया, 54 आया है, तो कोण डी ओ सी का भाई वैल्यू पूछ रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 108 अंश हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे ढंग से देखने की कोशिश की हैं, बस थ्योरम लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए 8 k के पावर 6 प्लस 15 k के पावर क्यू माइनस 3 है बराबर 0 है, पूछ रहा है k प्लस 1/k का मान पूछ रहा है, धनात्मक मान। देखिए तो इसका जो कि हल करना है इसको, तो हल करने के लिए देखिए थोड़ा सा इसको आसान मेथड कर सकते हैं, इसको द्विघात समीकरण में चेंज कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में चेंज करने के लिए देखिए k के पावर जो 6 है इसको मान सकते हैं x के पावर या x मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, k के पावर 6 नहीं, k के पावर q को, क्योंकि यहाँ पे k के पावर q को अगर x मानते हैं तो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 k के पावर 6 हो जाएगा प्लस 15, सॉरी इसको अभी k हट जाएगा ना, 8 x के पावर स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, द्विघात समीकरण हो गया 8x³ 15x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसका ध्यान न दीजिएगा, इनटू भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर।
तो देखिए 8 तरीके 24, गुणा करने पर 24 है और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, 8 दूना के यहाँ पे 2 है, ठीक है। गुणा करने पर 16 आया, जोड़ने घटाने पर 15 है। तो देखिए 8x³ प्लस 16 के 1 कम 16 हो सकता है, 16x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 8 यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 हो गया, -1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो गया। तो x बराबर 2 आया और x बराबर -2 आ गया और x बराबर +1 आ गया। तो माइनस तो लेंगे नहीं, नेगेटिव तो मान्य होगा नहीं, तो x बराबर क्या मान्य आया है, 1/8 आया है मान्य, ठीक है। तो x बराबर 1/8 ले लिए। अब x का मान हम रखेंगे, x इक्वल टू क्या माने हैं, KQ माने हैं, तो KQ इक्वल टू 1/8। तो k का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट रह जाएगा। k का मान 1/2 हो गया। तो मान किसका पूछ रहा है, k प्लस 1/k का मान, k प्लस 1/k। तो k का मान 1/2 और 1/1/k हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1/2 का मान होता है 2 से 1/2 हो जाता है, यही इसका राइट आंसर होता है। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि KQ का मान की जगह x का मान लेना है, x मान लेंगे तो द्विघात समीकरण होगा, उसी का हल कर देना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसको देखिए 2k sin 30 इंटू कॉट्स 30 इंटू कॉट 60 इंटू, या यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल काट स्क्वायर 30 अंश सेक 60 tan 45 कोसेक 45 और सेक 45। तो k का मान देखिए, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, इसमें दम है नहीं, ठीक है। बस वैल्यू पुटअप करते हुए चले जाइए और k का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2k sin 30 अंश का मान कितना होता है, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2। cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर करिए। cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 का मतलब होता है, cot 30 अंश का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक 60। सेक 60 का मान होता है 1/cos 60, cos 60 अंश का मान 1/2 हो गया, तो सेक 60 अंश का मान 2 हो गया। tan 45 अंश का मान 1 हो गया, उसी तरह नीचे हल करिए। कोसेक 45 का अंश का मान होता है sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू कोसेक 30। कोसेक 30 का मान होता है 1/sin 30, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो k इंटू √3/2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अपान में 2 इंटू 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 है तो यहाँ पे √3 बन जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 इसका k का मान आ गया, ठीक है। k का मान √3 तो नहीं आना चाहिए, देखिए काट 60 है ना, तो यहाँ पे 1/√3 रहेगा, तो √3 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको, इस लाइन को फिर से हल कर लेते हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, k बचा, ठीक है, k हुआ। इसके बाद देखिए √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचा, k इंटू 1/2 बचा, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 यहाँ पे बचा है नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो, तो k इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस चाहिए। देखिए A, B और C ने एक बिजनेस का शुरुआत किए हैं, और उसमें 40,000 रुपये, एक ने 48,000 रुपये, एक ने 80,000 रुपये का निवेश किया है। देखो इसको, अब वर्ष के शेष समय के लिए 6 महीने के बाद A ने 40,000 रुपये, 4,000 रुपये और B ने 4,000 रुपये निकाला, हर महीने में निकाल रहा है, और C ने हर महीने 4,000 रुपये निकाल रहा है, और A और B जो कि जोड़ रहे हैं, कुल मिला के लाभ 6,72,000 रुपया हुआ था C का हिस्सा। देखिए इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर महीने में 4,000 ऐड करना,
हर महीने में 4000 ऐड करना, तो मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन। 40 में 4 जोड़िए, 48 में 4 जोड़िए, फिर 48 में 4 का, फिर 54 का, तो मतलब करते करते जाएंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना जोड़ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप करने के लिए सबसे पहले इसको मान लीजिए कि इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 4000 रुपया इक्वल टू 1 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, 1 इकाई या 1 यूनिट मान लीजिए। फिर बाद में जहाँ पे 1 यूनिट रहेगा वहाँ पे 4000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आसानी मेथड रहेगा ए बी सी। सबसे पहले ए बी और सी देखिए। ए ने सबसे पहले 40,000 रुपये, तो 40,000 का मतलब 4000 बराबर 1 यूनिट, तो 40,000 बराबर कितना यूनिट आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा, 10 यूनिट। इसी तरह 12 यूनिट। और सी ने लगाया है 80,000, तो 4 दूना 8 मतलब 20 यूनिट सी ने लगाया। पहले 6 महीने तक तो तीनों ने काम किया, कोई बात नहीं, 6 महीने तक तीनों काम किया, तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो गया, 12 छक्के 72 हो गया, और 20 छक्के 120 हो गया। तीनों का 6 महीने तक का निकल गया। 6 महीने के बाद ए और बी 4-4 हज़ार रुपये जोड़े हैं। 4,000 का मतलब 1 यूनिट रुपया, 1 यूनिट हर महीने में कौन जोड़ा है, ए और बी जोड़ा है। तो हर महीने में जोड़ा है। तो देखिए हल करने का सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, बाद में इसमें हम लोग रख देंगे। तो ए का निकालेंगे, तो ए सबसे पहले हर महीने में 1 यूनिट जोड़ा है, तो 40,000 रुपये तो पहले ही था, तो मतलब 10 यूनिट पहले ही था। 10 से 1 यूनिट जोड़ा तो 11 हो गया, 1 यूनिट मतलब 4,000। फिर इसी तरह दूसरे महीने में 7वें महीने 8वें महीने में 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। अब देखिए 6 महीने कंप्लीट हो गया। 6 महीने तक हम तो पहले ही निकाल लिए, अब 6 महीने का और निकालना था। अब इसको हल कर दीजिए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, हल करेंगे तो या तो इसका डायरेक्ट लगा लीजिए, एस एन इज इक्वल टू होता है, इसको जोड़ने का तरीका, एस एन इज इक्वल टू n/2, तो 16/2, 1 2 3 4 5 6, 6/2, ठीक है। या एक और तरीका कर सकते हैं, मैं एक तरीका बताता रहा हूँ, आसान तरीका। देखिए सबसे पहले देखिए 10 तो सब में होगा, 6 महीने तक 10 तो रहेगा ही, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 6 प्लस के। अब देखिए अब 10 के ऊपर कितना है एक्स्ट्रा है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 हो गया। 10 छक्के 60, 21 कितना हो गया, 81 हो गया, 1 आ गया, 81 यूनिट 1 आ गया। इसी तरह बी का निकाल लेंगे, तो बी का जब भी निकालेंगे तो 13 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि 12 था ही पहले, तो 13 14 15 16 17 18 तक आएगा। तो बी बराबर आ गया 10 गुणे 6, तो 13 गुणे 6 सॉरी 12 गुणे 6, 12 तक तो रहेगा ही, 12 गुणे 6 तो रहेगा ही, प्लस में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। इसी तरह सी का निकाल लीजिए। सी का जो निकालेंगे तो स्टार्ट हो गया, देखिए 19 से तो स्टार्ट हो गया, 20 से था ही, क्योंकि अब 1 यूनिट इसमें माइनस होना है। तो 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14, 6 महीना का हो गया ये भी। तो इसको हल करने का तरीका यही है कि 20 गुणे 6 कर दीजिए, 20 गुणे 6 माइनस में 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 9 39, सॉरी इसको माइनस करिए, 20 है ना, 20 में ये भी तो उतना ही आएगा, 21 ही आएगा ये भी, माइनस करते हुए जा रहे हैं। 20 छक्के 120, 21 से भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 छक्के 120 में से 21 गया, 20 छक्के 120 में से 21 गया तो बचा 99, ठीक है। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू आपको मिल गया 99 93 और 81 यूनिट। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ए बी सी शुरू में कितना था, देखिए 60 था, 60 प्लस 81 ए का हो गया, और 72 प्लस 93 बी का हो गया। सी का कितना बचा, 120 प्लस के 99,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 141 हो गया, 3 2 5 9 7 16, 165 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 219 हो जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों का हिस्सा बोल रहा है कि कुल लाभ कितना, 6,72,000। तो इसको तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा 525 आ जाएगा। 525 तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 525। ये तीनों कितना के बराबर, 6,72,000 के बराबर हैं। इसलिए सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का 219 का। तो 6,72,000 बटे के 525 गुणे में कितना आ जाएगा, 219 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको हल करना है, आपको हल करके आप निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे तो डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, 2,80,320 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको समझ लीजिएगा। 15 संख्याओं का औसत 30 है। 15 संख्याओं का औसत 30 है। तो 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 संख्याओं का सम कितना होगा, S15 बोल सकते हैं। सम आप 15 संख्या, तो 15 गुणे 30 बराबर 450। और जबकि 13 का औसत दिया है, यस 13 का औसत दिया है 32 है, तो इसका योग निकाल लीजिए। 32 गुणे 13 बराबर 13 दूना के 26, 13 तिया 39, 39 40 41 416 हो गया। तब दोनों का माइनस करेंगे तो दो संख्याओं का मान आ जाएगा। तो S2 इक्वल टू दो संख्याओं का सम जो आएगा, माइनस करेंगे तो 34 आ गया। जबकि दोनों संख्याएं जो है बराबर है, तो मतलब a प्लस a का मान 34 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपने मान लिया दोनों संख्या समान है, तो 17 आ गया। यही पूछ रहा है प्रत्येक संख्या का मान। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 49,600 रुपये और 5 वर्षों में 56,000 रुपये होते हैं। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है अमाउंट। तो 3 वर्षों में देखिए, 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 49,600। वहीं पर 5 वर्षों में हो जा रहा है 56,000। तो 2 वर्षों में माइनस करेंगे तो 2 वर्षों का निकल जाएगा। तो 2 वर्ष का आ जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का माइनस कर दीजिए। 56,000 माइनस के 49,600, 0 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा देखिए 15, 15 में से 9 गया 6 बचा, और 6400 बचा। ठीक है, 6400 बचा, जो कि 2 वर्ष का क्या बचा, सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट 6400 बचा, तो 1 वर्ष का आ जाएगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा SI 6400 बटे 2 मतलब 3200 आ जाएगा, 32 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है, तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। इसमें रख कर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं मूलधन का मान। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मूलधन, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, रेट समय बटे के 100, PRT बटे 100 होता है। तो ये SI का मान आपको दिया है 3200। P का मान आप रख लीजिए, P का मान पता नहीं है, रेट P का मान पता नहीं है ना आपको, नहीं है P का मान पता। मूलधन तो पता हो सकता है, ठीक है, मूलधन आप यहाँ से पता कर सकते हैं, इसको बाद में यूज़ करेंगे। पहले सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया। सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3 गुणे 3200। 3 गुणे 3200 मतलब 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, 9600 हो गया। और 3 वर्ष का ही आपको दिया है, टोटल अमाउंट दिया है, साधारण ब्याज दिया है 3 वर्षों का, निश्चित यहाँ पे राशि दिया है। ठीक है, राशि दिया है, टोटल राशि। तो यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। जो राशि है, टोटल राशि 3 वर्षों का 49,600 माइनस के 9600। तो यहाँ से मूलधन आप निकाल सकते हैं 0 0 0 0 और 4, 40,000 रुपये आ जाएगा मूलधन। जब मूलधन आ गया, आपको मिल गया, तो किसी एक में रखकर रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर 3200, मूलधन 40,000 गुणे रेट गुणे समय 1 साल का निकाल लीजिए।
बटे के 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य इधर कट गया, 4/32। तो आर का मान आ गया 8%, आर का मान। अब क्वेश्चन कर रहा है 2% अधिक रेट को तय करना है, तो R1 = 8 + 2 = 10% हो गया। तो राशि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? राशि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? कोई बात नहीं, 40,000 रुपये, ठीक है, हो जाएगा। कितने वर्षों में? मूलधन कितना है? 40,000, ठीक है। रेट आपको पता 10 है। टाइम पूछ रहा है, समय आपको क्या मतलब साधारण ब्याज का मान पूछ रहा है। तो 40,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसी का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 40,000 रुपये हो जाएगा। तो समय पूछ रहा है, तो कितना समय लगेगा? देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो टी का मान हो गया 4 से 40 हो गया, 10 हो गया। तो टी का मान जो किया है 10 साल में जो राशि है अपने का कितना वर्ष हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ABCD, देखिए कोई एक सर्कल बना लीजिए। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। BD, AC और BD एक दूसरे को, AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कट करते हैं। यहाँ पे बिंदु P हो गया। AB = AC, AB = AC, ये वाला जो पार्ट है बराबर है पूरा AC। जब AC बराबर है, देखिए एंगल जाहिर सी बात है बराबर, जो दोनों सामने दोनों भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने के एंगल बराबर होगा, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला दोनों बराबर होगा, कोई बात नहीं, इतना ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए कोण BAC का मान कितना दिया? 48 दिया है, 48 दिया है। तो ये इस दोनों एंगल का मान पता कर सकते हैं आराम से। तो 48 प्लस कोण B प्लस इसको पूरा कोण C न करके बस कोण A ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा कोण A है, एक कोण A है। तो यहाँ पे देखिए A + A = 180 अंश हो जाएगा। तीनों कोण का मान 180 होता है। 2A = 180 - 48 = 10 में से 8 गया 2, और यहाँ से बच्चा 7 में से 4 गया 3, 132 हो गया। तो कोण A का मान कितना आ गया? 132/2 = 66 हो गया। 66 जो कि आया है कोण ABC का मान आया है, या बोल सकते हैं कोण ACB = 66 अंश, ठीक। जब 66 आ गया है तो आपको कौन सा क्या पूछ रहा है? ADC का मान पूछ रहा है। ADC, ए वाला एंगल। आपको पता है चक्री चतुर्भुज के जो होता है, जो सामने का कोण का योग जो होता है 180 अंश होता है चक्री चतुर्भुज में, इतना ध्यान देने की जरूरत है। तो चक्री चतुर्भुज में देखिए कोण ABC प्लस कोण ADC = 180 अंश। ये देखिए 66 अंश है ना। तो देखिए कोण ABC का मान 66 रख दीजिए, ADC का मान बताना है बराबर 180 अंश। तो कोण ADC बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 66 अंश बराबर 4 हुआ, और 7 में से 6 गया 1 बचा, कुल मिला के 114 अंश आ गया। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 5 पुरुष 2 लड़के 30 दिनों में काम कर सकते हैं। तो 5 मैन 2 बॉयज किसी काम को 30 दिन में, तो टोटल वर्क यही हुआ। 5 मैन 2 बॉय किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो गुणे 30 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और जितना कि 7 पुरुष, ये काम जो कि बराबर हो रहा है 7 मैन और 10 लड़के 10 बॉय एक काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन तक काम कर रहे हैं। दोनों ही बराबर हो रहा है काम। तो यहाँ से मैन और बॉय में एक रिलेशन मिलेगा, उसको फाइंड आउट करते हैं। दोनों की क्षमता यहाँ से मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, देखिए 15 एकम 15, 15 दूना के 30, 2 का मल्टीप्लाई करिए 10 मैन प्लस 2 दूने की 4 बॉय बराबर 7 मैन प्लस 10 बॉय, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मैन बराबर 10 में से 4 गया 6 बॉय। तो मैन बटे के बॉय = हो जाएगा 2/1। क्लियर हुआ? 2/1 आ गया यहाँ से। तो अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं किसी एक इक्वेशन में रख कर। टोटल वर्क = इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 5 × 2 + 2 × 1
मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, 5 दूना के 10, 2 12, 12 तिहाई 36, मतलब टोटल वर्क जो आ गया 360 यूनिट आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क। जब टोटल वर्क आ गया तो कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों और को 40 पुरुषों के साथ जुड़ना होगा। 4 दिन में काम करना है, कोई बात नहीं, जितने दिन में करना है करा लीजिए। तो मान लीजिए लड़का को संख्या 20 है, तो 40 मैन काम करेगा लड़कों के साथ मिलकर, मतलब 20 लड़के हैं बॉय के साथ मिलकर काम करेगा टोटल 40 दिन में। उस काम मिलकर टोटल 360 काम को कंप्लीट करना है। तब यहाँ से हल कर दीजिए, 4 9 36, 90 हो जाएगा। और यहाँ से यम का वैल्यू रख दीजिए, 40 गुणे यम का वैल्यू 2 है, प्लस के बी हो जाएगा बराबर 90। ठीक है, 40 दूना के 80 हो जाएगा, बी बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, बी बराबर 10 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या 10, यही इसका आंसर हुआ था। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करा, टोटल वर्क बराबर करके यम और बी में रिलेशन पैदा हो जाएगा। जब रिलेशन हो जाएगा मतलब क्षमता मिल जाएगा दोनों का, तो टोटल वर्क यहाँ पे 360 हो गया। तो आपको बताना है कि 40 मैन और कितने लड़कों के साथ मिलकर 4 दिन में 360 काम को करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करके टोटल 360 वर्क कर दिया हूँ, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में 11 देखिए, 8A 5 1 4 6 B जो कि 88 से विभाजित। 88 का मतलब होता है 8 गुणे 11, मतलब 8 से विभाजित होना चाहिए और 11 के विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाजन का नियम यही होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से, तब जाकर 8 से विभाजन होता है। जबकि 11 के विभाजन का रूल ये करता है कि जो भी अंक है, विषम संख्याओं, विषम जो अंक है और सम संख्या का योग जो होता है, मतलब कुल मिला करने का मतलब देखिए जो विषम नंबर पर है, जैसे 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो इसका योग करेंगे प्लस में विषम संख्या जो कि A1 और 6, इनका योग करने के बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल में रहेगा तो उसको मानते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 4 6 B। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि ए 4 6 B के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि जो 8 से डिविजिबल हो जाए, मतलब कट जाए। तो देखिए 4 6 यहाँ पे अगर 8 5 40 हो जाएगा, तो मतलब 6 शेषफल बच रहा है, तो 6 बच रहा है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो जो 6 के 8 से कट जाए, तो 6 के पास अगर 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, 3 रखेंगे नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 8 8 64, तो मतलब बी का मान जो कि रखेंगे कितना, 4। अब देखिए बी का मान 4 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए अब 11 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो अब क्या हो गया, 8 हो गया, ए हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 6 4 हो गया, यही तो हो गया। अब इस संख्या को देखना है 11 से मल्टीपल है कि नहीं। तो जो सम स्थान है और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के संख्याओं का योग करते हैं। तो देखिए 8 + 5 + 4 + 4 कितना हुआ, 8 5 13, 13 8 21। और अब देखते हैं सम स्थान का योग, A + 1 + 6 बराबर A + 7। कुल मिला के अब ऐसा संख्या रखना है कि दोनों का डिफरेंस जो कि 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल होगा। तो 0 का मतलब देखिए यहाँ पे 21 में से 7 गया, तो कुल मिला के कितना रखना पड़ेगा, 21 11 14 रखना पड़ेगा। या तो 14 रखिए, तो 14 रखेंगे तो जाहिर सी बात है संख्या का अंक जो बढ़ जाएगा, तो 14 तो रख नहीं सकते हैं। ऐसा वैल्यू रखना है कि जो 10 से नीचे हो। 14 रखेंगे नहीं तो ऐसा क्या रखेंगे कि जो माइनस करने पे 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 21 - 11, 21 - A - 7 रखेंगे, तो कुल मिला के अगर A का मान ऐसा क्या रखते हैं, देखिए इसको कर सकते, हल कर दीजिए, -A + 7, 21 तो है, माइनस यहाँ पे अगर हम 11 हो जाता है, 10 हो जाता है, तो 21 में से 10 गया तो 11 हो जाएगा। तो 7 A का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 + 7, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो जाएगा तो 21 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब 11 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल मतलब डिविजिबिलिटी होगा। तो यहाँ से B का मान जो रखेंगे, A का मान
ए बराबर 3 रखेंगे तो कुल मिलाकर संख्या क्या हो गया, संख्या आपको मिल गया, संख्या मिला देखिए 835146 ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किसी त्रिभुज के 3 एंगल हैं ए बी सी, सबका वैल्यू दिया है, उसमें कुछ करना है नहीं। त्रिभुज के तीनों एंगल का मान आपको 180 से पता है। यहाँ पर हो जाएगा 8x - 15, इसका मान हो गया 6x - 11, अंश डिग्री में है सारा। यहाँ पर 4x - 10, तीनों का त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 से जोड़ दीजिए। 6x - 11 प्लस 8x - 15 प्लस के 4x माइनस के 10 बराबर 180 अंश। ठीक है, जोड़िए 8 6 14, 14 4 18x माइनस 15 10 25, 25 में से 25 और 11 के जोड़ने पे कितना आएगा, 25 और 11, 25 तो 35 एक 36 हो जाएगा, 36 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से देखिए x का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा रेट। जब x का मान 12 पूछा तो x का मान ही पूछ रहा तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, x - y प्लस जेड, x - y प्लस जेड बराबर 0 है तो पूछ रहा है कि इसका y³ अपान 2xz माइनस एक्स स्क्वायर है x² अपान 2xz माइनस के z² अपान 2xy, इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 2xyz, दो तो सब में कॉमन है, xyz कॉमन हो जाएगा। देखिए 2xz है तो यहाँ पे क्या बच रहा है, y बच रहा है तो y³ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x³ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z³ हो जाएगा। यही तो होगा और तो कुछ होना नहीं है। तो y³ x³ z³। अब देखिए, अब इसका मान आपको फाइंड करना है इस वाले इक्वेशन से। आपको पता है x - y प्लस जेड बराबर 0, इसका क्यू करिए। क्यू करने पर आएगा, आपको पता है कि अगर तीनों का योग 0 होता है तो एक रिलेशन होता है कि x³ माइनस के y³ प्लस के z³ बराबर 3ab होता है, 3abc होता है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे xyz। लेकिन आपको चाहिए किसका वैल्यू, आपको चाहिए y³ माइनस x³ माइनस z³, मतलब y³ को प्लस में रखना है। तो यहाँ पे y³ को माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के x³ प्लस के y³ माइनस के z³ बराबर, इधर भी माइनस कॉमन लेंगे दोनों में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xyz। अब देखिए, अब ये वैल्यू बन गया कि नहीं बढ़िया से। तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो इधर भी माइनस हो जाएगा ना। तो y³ यहाँ पे क्या बचा, y³ माइनस के x³ माइनस के z³ बराबर 3xyz, ये माइनस को हटा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड आउट करेंगे तो 3xyz अपान 2xyz बराबर 3/2, ये इसका राइट आंसर है। कुछ भी नहीं करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, हल कर सकते हैं आप, बस कुछ नहीं करना, बोडमॉस का यूज करके करना है। 2/7 माइनस 3/8 माइनस, इसको हल करिए, 4 दूना 8, एक 9/4 हो जाएगा। डिवाइड है तो डिवाइड कर लीजिए, 3 दूना 6, एक 7/2 भाग, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। ठीक है, और 4/3 हो जाएगा, 3 एक 3 एक 4/3। ठीक है, प्लस के फिर दूसरे कोष्टक में है ये, इसको दूसरा कोष्टक बना लीजिए, इसको हल करिए। 40 और 17 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, 57/40 माइनस, फिर से छोटा कोष्टक में है 3 माइनस 5 एकम 5, एक 6/5, फिर माइनस 3/8। अब देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक क्लोज, फिर मझला कोष्टक क्लोज, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक क्लोज। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करते हुए चलते हैं, पहले इसको हल करेंगे। तो 2/7 माइनस 3/8, इसको तो हल कर सकते हैं आराम से। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा, एलसीएम 56 आ जाएगा।
56 आ जाएगा तो 8 दूना के 16 में से 21 ही आएगा तो -5 बच गया, -5/56 हो जाएगा। इसको हल कर लिया। फिर माइनस को बड़ा कोष्टक को बड़ा कोष्टक ही रहने दीजिए, बड़ा कोष्टक के अंदर को सॉल्व कर सकते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे 9/4 भागे 7, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 दूना के 14/3 प्लस को देखिए 57/40 माइनस 57/40 माइनस, अब इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा देखिए, 8 5 के 40 हो गया, 40 हो गया तो यहाँ पे देखिए 40 आए 120, 120 में से यहाँ पे देखिए 8 6 48 और 5 3 15 घटा देंगे तो कुल मिलाकर आएगा यहाँ पे 57/40 आएगा। छोटा कोष्टक बंद, सॉरी मझला को छोटा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे मझला कोष्टक हो जाएगा। फिर बड़ा कोष्टक -5/56 माइनस बड़ा कोष्टक में 9/4 डिवाइड है तो आप चाहो तो इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/14 हो जाएगा। प्लस में मझला कोष्टक है, इसको हल करिए तो ये तो 0 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 0 हो गया तो खत्म हो जाएगा। फिर बड़ा कोष्टक -5/56 माइनस में, अब इसको हल करिए 9 3 27, 14 चौको 56 एलसीएम हो गया। 56 जब एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 -27 मतलब -32 हो जाएगा। -32/56 यही इसका राइट आंसर है। इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको काट सकते हैं, काटिए 16 2 8, 8 से काटिए, 8 चौको 32, 8 7 56 माइनस के 4/7 जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यात्रा का 2/5 भाग पूरा करने में देखिए 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरा होता है। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस गति या किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा होता है। देखिए 900 किलोमीटर की यात्रा है, 11 घंटा पूरा टाइम होता है, 11 घंटे में पूरा करना होता है। और यदि यात्रा का 2/5 भाग 900 का 2/5 भाग निकाल लीजिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 4 5 वाटे 40, 0 180 किलोमीटर जो यात्रा है, 180 दूना 360, 360 किलोमीटर की यात्रा जो कि कितने घंटे में पूरा करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगा। तो समय निकाल सकते हैं, 360 समय बराबर दूरी 4 होता है, दूरी 360 किलोमीटर, चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 घंटा यहाँ पे लगा। 360 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटा में लगा तो शेष समय कितना हो गया, टोटल समय दिया है, समय टोटल दिया है 11 घंटा दिया है। ठीक है, तो शेष समय हो गया 11 - 6 बराबर 5 घंटा हो गया। समझ में आया कि नहीं, 5 घंटा जब हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शेष यात्रा को किस गति से पूरा करना है। तो शेष इस समय हो गया है, इसी तरह भैया शेष दूरी भी निकाल लीजिए। शेष दूरी 900 में से 360 माइनस कर देंगे, 0 9 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पर बचा 8 में से 3 गया 540 किलोमीटर बच रहा है। अब 540 किलोमीटर, अब समय निकाल लीजिए, समय तो हो ही गया है, 540 किलोमीटर 5 घंटे में तय करना है तो गति कितना हुई, शेष गति जो होगा 540 किलोमीटर दूरी बटे के समय 5 घंटा, तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 0 5 वाटे 40, 108 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड चलेगी, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। समतल भूमि है, बिंदु P से एक बिंदु P है, इससे ये मीनार है का उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश है। कोई बात नहीं, मीनार की दूरी जो है, ए वाला दूरी जो है डिस्टेंस दिया है, इसको ए बी मान लीजिए। ये मीनार की दूरी जो कि 1103 मीटर है, कोई बात नहीं। तो मीनार के पास से दूरी तो बिंदु P मीनार के पास से दूरी, सॉरी ये 1103 जो दिया है देखिए
1103 दिया है, ये मीनार की ऊंचाई दिया है, इसको पूछ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क तो पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, tan लगा दीजिए। tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 1103 बटे आधार का मान लीजिए x मान लीजिए। tan 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/√3 होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1103 tan 30। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे 110√3 रहेगा, ठीक है। तो 110√3 है, तो 110√3 गुणे √3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 330 मीटर। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, निम्नलिखित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का दर्शाया गया है। एक छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए 10 अंक प्राप्त करने होंगे। 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, ये बताना है। 20 या अधिक, तो 20 मार्क्स या इससे अधिक जो प्राप्त कर रहा है, देखिए 20 या अधिक से, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 20 अंक या अधिक अंक जो प्राप्त कर रहा है, तो 10 + 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 अंक। ये 15 छात्रों की संख्या है, 15 छात्र, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है। तो देखिए आवश्यक परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज प्रतिशत बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल संख्या कितना है बच्चों का, टोटल संख्या बच्चों का दिया है 40 है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 15/40 बराबर गुणे 100 कर दीजिए, कुल मिला के आ जाएगा 37.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक धातु के ठोस शंकु से जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो 5 mm की त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए गोलों की संख्या n है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 5 mm की जो त्रिज्या है सबसे छोटा है, ठीक है। तो ठोस शंकु, देखिए ऐसा शंकु बनता है जो कि कंप्लीटली भरा हुआ है, यही तो है। इससे एक छोटा गोला बनाना है जिसका त्रिज्या दिया है 5 mm, इसको mm है तो इसको बना लीजिए सेंटीमीटर में। तो 5 mm को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की रेडियस बराबर में 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा, या 1/2 रहने दीजिए, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, r बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल R दिया है 21 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए, इसका हाइट जो दिया है, इसका हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। तो आपको इसमें कुछ करना है, दोनों का जो आयतन है बराबर कर दीजिए। इसको मान लीजिए कैपिटल V, इसको मान लीजिए स्मॉल v, दोनों का आयतन बराबर है, आयतन बराबर करना है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H इक्वल टू जो छोटे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। लेकिन बोल रहा गोलों की संख्या, मान लीजिए n गोला बना, तो 4/3 पाई स्मॉल r³, बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, r की जगह 21 गुणे 21, h का मान 30 हो जाएगा, n का मान फाइंड आउट करना, 4 का मल्टीप्लाई करना, r स्मॉल r का मान 1/2 है, तो 1/2, ठीक है। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 से देखिए 4 से 1 कट गया, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते, n के इक्वल टू आ गया 21, 441 गुणे 60, यही तो हुआ। तो गुणे 60 हो गया, तब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। n इक्वल टू 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, मतलब आ जाएगा 26,460 संख्या आ जाएगा गोलों की संख्या, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। 5 स्कूलों में छात्रों का परसेंटेज दर्शाया गया। तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो पाई चार्ट है दर्शाया गया है, देखिए इसमें आपको देखना है। देखिए सभी 5 स्कूलों की लड़कियों के कुल संख्या को पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो स्कूल बी के संगत त्रिज्य खंड का कोण का माप क्या होगा बी का। तो बी का दिया 15 अंश। मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या टोटल 100 है, कोई बात नहीं। तो ABCDE विद्यालय हैं। छात्रों की संख्या पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ए में 3 और 7 का अनुपात में है, बी में 2 और 3 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको हल करने का तरीका है कि मान लीजिए सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, सौ मान लिए हैं। ठीक है, 4 3 7 टोटल विद्यार्थी तो 7 हो गए। ठीक है, ए में कितना दिया है 28% है। ये टोटल 100 है तो 28 बच्चे हो गए ए में। वहीं पर लड़कियां की संख्या कितना हो जाएगा ए में 28, ये गर्ल का निकाल रहे हैं, ये छात्रों के निकाल रहे हैं। गर्ल का निकालेंगे तो 3/7 हो जाएगा, 7 चौक 28 मतलब 4 3 12 हो जाएंगे। लड़कियां हो गई ए में। वहीं पे बी में निकालिए। बी में परसेंटेज कितना है 15 है, सॉरी 15% है। तो 15 छात्र हो गए, क्योंकि एक छात्र को बराबर 1% माने हैं ऐसे। 15 छात्र हो गए तो गर्ल की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 15 गुणे 2/5 बराबर 6 हो गया। इसी तरह सी में निकालेंगे। सी में 24 हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 15 हो जाएगा। डी में 18 हो गया, लड़कियों की संख्या 6 हो गया। ई में 15 हो गया, लड़कियों की संख्या 12 हो गया। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्या 100 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो टोटल संख्या 51 आ गया। अब आपको देखना है 51 जो कि 360 से मेल खाता है। तो जो 51 टोटल है लड़कियां 360 से मेल खाता है, तो 51 को, और बी में पूछ रहा है बी के, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 360/51 गुणे वांछित केंद्रीय कोण के विषय में पूछ रहा है। तो 5 स्कूलों की लड़कियों को कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। तो स्कूल बी के संगत त्रिज्य खंड का माप जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। ए और बी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जो कि एक ग्रेटर देन बी हैं। एलसीएम दिया है 209 दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए अभाज्य संख्याएं जो होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है, अगर अभाज्य संख्या का कंडीशन आता है तो अभाज्य संख्या का गुणनफल इज इक्वल टू अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कितना, एचसीएफ तो होगा 1 होगा, यही तो होगा। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल ए और बी का गुणनफल जो होगा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें नहीं पता है, ए और बी कर सकते हैं। एलसीएम दिया है, नहीं दिया, एलसीएम 209 दिया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 अभाज्य संख्याओं का 1 होता है, हमेशा ध्यान में रखना है। 209 गुणे 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का मान ए गुणे बी बराबर 209। ए का मान ऐसा क्या रखेंगे 2 अभाज्य संख्याएं, और बी का मान कि दोनों गुणनफल करने पर 209 हो गया। तो देखिए अब ए को हमेशा बड़ा रखना है। तो ए को ऐसा क्या मानेंगे 2 अभाज्य संख्या हो। देखिए
तो 19 हो जाएगा ए का मान और बी का मान हो जाएगा 11। 19 से 11 का मल्टीप्लाई करें, 11 9 99 का 9 हाथ में लगा 9, 11 1 कम 11 9 20, 209 आ गया। तो ए का मान 11 हो गया, बी का मान कितना हो गया 9 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी मतलब 19 स्क्वायर माइनस 11। इसको हल नहीं कर सकते हैं, 19 का स्क्वायर होता है 371, 11 का 11 ही रहने देंगे तो 11 का 350 इसका राइट आंसर होगा माइनस करने पर। 21 नंबर देखिए, एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है, फिर 24% का लाभ प्राप्त करता है। फिर भी 18% की छूट देने के बाद भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु की कीमत डीलर के लिए 1560 रुपया, देखिए इसमें तो दे ही दिया है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने का तरीका यही है। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य को मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए वाई रुपया अंकित मूल्य है। इस पर कितने परसेंट का छूट दे रहा है, 18% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 18 घटाएंगे बटे के 100, ठीक है, यही तो हुआ। इसके बाद भी 1560 रुपया पर 24% का लाभ प्राप्त करता है डीलर। तो ये 1560 का 124 बटे 100 का नहीं कर सकते हैं आराम से। इसका छूट और जो दाम है इसमें 24% का लाभ पा रहा है, बराबर ही होगा दोनों का। अब यहाँ से हल कर सकते हैं, y गुणे 82, 100 से 100 कट गया, 1560 गुणे 124। अब इसको हल कर लीजिए, y का मान आ जाएगा 1560 गुणे 124 बटे के 82 इक्वल टू 2359। इसको हल करने पाएगा, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को आप हल कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 2017 से 18 के प्राप्ति में परसेंटेज वृद्धि देखना है। 2017 से 18, 80 में से 64 को माइनस कर दीजिए, बटे के 64 से वृद्धि को दर्ज करना है तो बटे के 64 कर दीजिए, तो 80 माइनस 64 बटे के 64 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में तो परसेंटेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए एक बार। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी होती है। मान लीजिए 100 रुपया उसका मूल वेतन है, 50% की कमी करेंगे तो 50 बटे 100 आएगा। फिर कह रहा है कि और बाद में 150% की वृद्धि कर रहे हैं तो 150 बटे 100 कर दीजिए, कोई बात नहीं। और फिर से 100% की वृद्धि की जाती है। इसमें फिर से 100 तो 100 प्लस 100 हो जाता है। जब भी वृद्धि करते हैं या घटाते हैं तो 100 में ही जोड़ते हैं, बटे 100। 100 गुणे 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा 15 बटे के 10 हो जाएगा। ये 200 बटे के 100 मतलब 2/1 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मतलब कितना हो जाए 150। इसका मतलब 150 हल करने पे 150 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछना, उससे कितना परसेंटेज हानि या लाभ होता है। मूल वेतन कितना माने थे हम, 100 रुपये, 150 हो गया है तो कितना रुपये का वृद्धि हो रहा है, 50 का। तो 50 में 100 का 100 मूल वृद्धि हो गया तो 1/2 गुणे 100 बराबर 50% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। 24 आपको आराम से कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। फाइनल क्वेश्चन 25 को देखते हैं। आदित्य अपने निजी संग्रह को कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी को 26% का लाभ और दूसरी को 10% की हानि, तो कुल लाभ या हानि पूछ रहा है। तो पहली घड़ी का मूल्य जो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 12,600 रुपया में बेचता है तो उसे 26% का लाभ हुआ है, तो 26% का लाभ मतलब 126 नीचे रहेगा, गुणे 100 हल करेंगे 10,000 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 10,000 रुपये। अब बोल रहा है और दूसरी में उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, दूसरी की निकाल सकते हैं आप। 12,600 में बेचता है, 10% की हानि मतलब 90 गुणे 100 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 1 9 3, 9 4 36, 0 0 0 मतलब कुल मिला के आ जाएगा। इसका जो दूसरी केस में सीपी का दाम आ गया है 14,000 का पड़ा है, एएसपी सॉरी हाँ सीपी
ठीक है, पहले केस में 10,000, दूसरे केस में 14,000। ठीक है, दूसरे केस में 14,000 CP आ गया है। अब बोल रहा है कुल, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं कुल CP, कुल क्रय मूल्य 24,000, दोनों को जोड़ दिए हैं। अब पूछ रहा है और कुल लाभ या हानि, तो कुल SP यहाँ से निकाल लीजिए। कुल SP कितना हो गया है 12,600 प्लस 12,600 बराबर 12,600 गुणे 2 मतलब 25,200 रुपया के कुल SP आया है। और 24,000 का विक्रय मूल्य है, तो परसेंटेज लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 1200 को लाभ हो रहा है। 25,002 में से 2400 घटाया तो 1200 का लाभ होगा। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 24,000 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 120/24 बराबर 5%। इसका राइट आंसर हो गया। तो ये देखिए सेशन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जो कि CGL टायर 1 का पेपर है। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है 13 और ABC 4 अलग अलग युग्म संख्याएं हैं, जो कि संख्याओं का प्रत्येक युग्म 13A 13B 13C का HCF जो कि है 13 है। तो HCF का मतलब होता है कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। ABC का HCF जो कि 13 का मल्टीपल होगा, 13 का गुणक होगा। कंफर्म हो गया क्योंकि HCF 13 का मतलब सारे संख्याओं में 13 का मल्टीपल मिलेगा, यही कहने का मतलब है। तो देखिए तो ABC का केवल संभव मान तभी हो सकता है ABC, क्योंकि 13 का मल्टीपल हर एक संख्याओं में होना चाहिए, चाहे A हो चाहे B हो, चाहे इसमें भी 13 छिपा होगा, इसमें भी 13 छिपा, इसमें भी 13 का मल्टीपल होगा। तो ऐसी क्या संख्या हो जो कि 60 से कम होना चाहिए, तीनों संख्याएं। तो कितने कितने संख्या हो सकता है, ठीक है 60 से कम संख्या होना चाहिए। और देखिए A B से बड़ा, B से छोटा, और C जो कि B से बड़ा होना चाहिए, इस तरह का है। 60 से कम होना चाहिए। देखिए 60 से कम, 13 का मल्टीपल कितना हुआ 13 दूना के 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। देखिए A भी 60 से कम, A भी 60 से कम, A भी 60 से कम। तो इसको A मान सकते हैं, इसको B, इसको C ले लीजिए। क्लियर हुआ। तो A बराबर 26, B बराबर 39, C बराबर 52। सारे चीज़ को फुलफिलमेंट कर रहा है। तो A + C अपन B का मान क्या हुआ A + C अपन B। A + C का मतलब 26 + 52 अपन 39, 6 2 8, 5 2 7, 78/39 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 39 दूना के 78। ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक ट्रेन एक समान गति से 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो स्पीड बराबर क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे के समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 450 किलोमीटर। सॉरी हाँ देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और दिया है समय। यहाँ से स्पीड का फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड कितना है 225, समय कितना 2 दूना के 4, 1 5/2 गुणे 2 का मल्टीपल हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 चौको 20, 5 5 25, तो कितना हो जाए 90 किलोमीटर/आवर स्पीड हो गया। यस की वैल्यू आ गई। जब यस की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 450 किलोमीटर, 4 दिया है 90, कैंसिल आउट करेंगे 9 बचे 45, मतलब 5 घंटे लग जाएगा इसको टोटल दूरी तय करने में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ABC त्रिभुज है, थोड़ा सा एक हल्का सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, कुछ भी नहीं करना लेकिन समझने की बात है। एक एंगल हो गया, थोड़ा देखिए इसको सही से बना लेते हैं, ठीक है। ABC और बोल रहा है BC पर एक बिंदु D है, BC पे एक बिंदु D है, D बना लिया, जो इस प्रकार है कि ADC A वाला एंगल जो
बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी के बराबर ए वाला एंगल हो गया टोटल, बराबर हो गया। और सी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, सी ए जो भुजा का मान दिया 12 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दिया है, सी डी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, सी बी का मान फाइंड आउट करना है, इसका मान फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, जैसे कह रहा वैसे करते हुए चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी और ए डी ए सी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। इसमें देखिए ए डी सी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल बराबर बोला है, क्या कौन सा एंगल, ए बी सी कर रहे हैं, ए बी सी, तो यहाँ पर डी ए सी, क्योंकि एंगल जो बराबर है उसको उसी हिसाब से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा क्या बोल रहा है, ये दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं, तो कोण ए डी सी जो कि बराबर है किसके, कोण बी ए सी के, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया है, क्या बराबर होगा, ए सी डी, ए वाला कोण ए सी डी बराबर होगा कोण ए सी बी को, ए सी डी ए सी बी के बराबर होगा। जैसे बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है उससे छोटे वाला त्रिभुज का जो एंगल है ये बराबर होगा। इसी तरह ए डी सी बी ए सी के बराबर होगा। तो ये क्या हुआ, इसलिए त्रिभुज जो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ए बी सी, इसको लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ए सी के। जब सर्वांगसम सिद्ध कर लिए तो आपको पता है कि सी ए जो होगा भुजा, सी ए भुजा डी सी के इक्वल होगा या डी सी के अनुपात होगा। इसी तरह सी बी जो भुजा होगा, सी बी भुजा सी ए के इक्वल होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज में देना है, देखना है। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए अपान सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह सी बी अपान सी ए, देखिए सी ए कितना दिया है, सी ए दिया, देखिए सी ए 12 दिया है, 12 बटे के सी डी का मान 8 है, सी बी का मान हमें फाइंड आउट करना है, सी ए का मान दिया है 12, ठीक है। काट सकते हैं, 4 दूना के 8, 4 3 12, 2 6 के 12, 36 18, सी बी का मान कितना हो गया, 18 हो गया सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, उसके बाद ये अनुपात लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत आसान है। tan स्क्वायर 45, tan क्यू 45, 4 cos क्यू 60 अपान में है 2 कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन 30। वैल्यू रखते हुए चले जाइए, कुछ भी नहीं करना। देखिए tan 45 का समान कितना होता है, 1 होता है, 1 का क्यू 1 हो जाएगा, प्लस 4 cos क्यू का मान कितना होता है, cos क्यू का मान cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, इसका क्यू हो गया, अपान में 2 कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 अंश का मान कितना होता है, √2 होता है, क्योंकि कोसेक मतलब 1 अपान साइन 45, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस के 1/2, ठीक है। तो 1 प्लस, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, 4 गुणे 1/8, ठीक है, यही हुआ। इसके अलावा देखिए 2 दूनी के 4, यहाँ पे 4 हो गया, माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस के 1/2। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1/2 अपान में 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1/2 हो गया, तो 3/2 गुणे 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, राइट। कंफर्म हुआ, बहुत ही आसान है, इसको बस हल करते वैल्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.13% का मतलब होता है 1/3। B शेष का 25% निवेश करता है और शेष जो C निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल मिला कितना लाभ होता है, तो A का हिस्सा पूछ रहा है, 1 का हिस्सा पूछ रहा है या A का हिस्सा, ठीक है। तो देखिए 1/3 जो कि A निवेश कर रहा है कुल पूंजी का, और B कितना कर रहा है, 25% मतलब 1/4,
शेष पूंजी का। देखिए 3 और 4 है, तो ऐसा वैल्यू लीजिए कि 3 और 4 से डिविजिबल हो या कट जाए, तो 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मान लीजिए कुल पूंजी जो कि है कितना है? 12x मान लिया। तो ए का जो निवेश हो गया, ए का निवेश कितना हो जाएगा? 1/3, टोटल अमाउंट का 1/3, तो कितना हो गया? 4x हो गया। इसी तरह बी का कितना हुआ? टोटल पूंजी 12 है, उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ? 8 पूंजी बचा, 8x बचा। इसका 1/4 करना है आपको, ये तो करना है। कितना हुआ? 2x हो गया। अब शेष जो कि सी कर रहा है, तो 4 2 6 ये हो गया। कुल में से 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बचा। ठीक है, तो कुल तो लाभ साझा का अनुपात पूछ रहा है। लाभ साझा का अनुपात बराबर 4x 2x मतलब, और 6x। अब देखिए इसमें इसको अनुपात कितना हुआ? 2 से कट कर दीजिए, x से हट जाएगा, सारा x से कट जाएगा। तो देखिए 2:1:3 हुआ। अब पूछ रहा है कुल कितना लाभ हुआ, तो जोड़ेंगे तो ना 3 2 5 1 6 यूनिट, जो कि बराबर होगा 2,19,000। 2,19,000 के बराबर होगा, तो कितना मल्टीपल आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से 1 का मल्टीपल निकाल लेंगे, कितना जितना मल्टीपल आएगा। तो कहने का मतलब ये है। और पूछ रहा है कि इसका ए का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना हुआ? एक का हिस्सा जो कि दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 का मल्टीपल कर 2 गुणे 2,19,000 बटे के 6, क्योंकि 2,19,000 बराबर 6 दिया है। तो यहाँ से 2 3 काट दिए, 3 से काट दिए, 3 7 21 हो गया, 3 के 9 हो गया, 0 0। कुल में कितना आ जाएगा? 73,000 रुपया, जो कि आ गया इसका राइट आंसर। ए का हिस्सा आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं करना, टोटल अमाउंट आपने 12x मान लिया। ए जो कि टोटल अमाउंट का 1/3 है, बी शेष का 1/4 है, सी जो कि शेष बच रहा है। तीनों का अनुपात निकालें, 2 1 3। टोटल जो आया 6 वैल्यू आया, 6 जो कि इक्वल है 2,19,000 का। कितने का मल्टीपल हुआ ये निकाल लिया, फिर ए का हिस्सा ए का मल्टीपल कर दिए, ए का गुणा कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी जब उत्पादित की जाती है तो बिंदु पी पर मिलती है। ए बी बराबर 6.3, बी पी बराबर 4.5, सी डी बराबर 3.6। तो पी डी की लंबाई पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। देखिए एक वृत्त है जो कि ए बी और सी डी दो जीवाएँ हैं, ए बी और सी डी, ए बी सी डी दो जीवाएँ हैं, जो कि एक बिंदु पी पर मिलती है, कुछ ऐसे करके ये बिंदु पी है, मिलती है। अब सबका वैल्यू दिया है, ए बी दिया है 6.3, बी पी दिया है 4.5, सी डी दिया है 3.6, और पी डी का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हल करने का तरीका है, ए पी फार्मूला होता है ए पी गुणे बी पी बराबर सी पी गुणे डी पी। ठीक है, तो टोटल भुजा की लंबाई गुणे में छोटे का, फिर टोटल बड़े भुजा की लंबाई गुणे के छोटे का, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ए पी का मान कितना हो गया? 5 3 8 6 4 10, 10.8 हो गया, गुणे के 4.5 हो गया, बराबर सी पी का लंबाई कितना है? सी पी की लंबाई 3.6 प्लस इसको x मान लीजिए, या सी पी मान लीजिए, कुछ भी पी डी मान लीजिए, x मान लीजिए इसको, गुणे x हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हल करिए, मल्टीपल करेंगे कितना हो गया? मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 48.6 बराबर 3.6x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3.6x माइनस 48.6 बराबर 0। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट को हटा सकते हैं 10 का मल्टीपल करके, 10x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 486 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ऐसा मल्टीपल करिए जो कि 4000, और भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं,
2 से काट सकते हैं। 5x² 18x माइनस 243 बराबर 0। देखिए गुणा करने पर 243 गुणे 5 पे आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 18 आना चाहिए। तो ऐसा क्या गुणा करने गएंगे ऐसा होगा, तो देखिए 45 और 27 करेंगे। 5x² प्लस 45x माइनस 27x करेंगे माइनस 243 बराबर 0। तो कुल मिला के x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, x का मान 1 का आएगा -9 जो कि संभव नहीं है। 1 का मान आएगा 27/5 जो कि 5.4 हो गया। यही इसका राइट आंसर है। तो x का वैल्यू ही पूछ रहा था, x का वैल्यू आ गया 5.4 जो कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बताइए कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 संख्याओं का औसत कितना 30 है। यदि एक संख्याओं को बाहर रखा जाता है तो औसत 31 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, औसत 36 है। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए 5 संख्याओं का योग औसत 30 है, तो पूरे 5 का मल्टीपल कर दें 150 आ गया। इसके बाद बोल रहा है कि एक संख्या को बाहर रखा जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 31 × 4 बराबर 4, 4 3 12, 124 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो जो संख्या रहेगा उसका पता हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या जो कि होगा, निकाली गई संख्या जो होगा 150 माइनस 124 बराबर राइट आंसर कितना आ जाएगा, 26 इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 32 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। बेलनाकार बर्तन है भैया, कोई बात नहीं, पानी से भरा हुआ है। ये टोटल 32 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस कोई गोला है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका, जो कि इसमें गिराया जाता है तो पानी का लेवल पूछ रहा है, बढ़ जाता है, तो उसी को पूछ रहा है हाइट क्या होगा। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 दूना का 32 होता है। तो प्रश्न के अनुसार कर रहा है, देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर पाई, इसको कैपिटल में लिख लीजिए, r² कैपिटल एच, मान लीजिए यस सेंटीमीटर हाइट, जो कि जल का पानी जो कि वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, इसी एच को मान लीजिए फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4/3 स्मॉल आर का मान कितना है, 12 है। तो 12 का क्यू इक्वल टू 16 का स्क्वायर इंटू एच हाइट। बस यही हल करना है आपको। हल करेंगे एच बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। फाइव साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0, जो कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है। 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपान में 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, तो दोनों साइड कर दीजिए। 4 कॉस थीटा हो गया, साइन बाई कॉस टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 4/5। टेन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे के आधार होता है। ठीक है, एक त्रिभुज बना सकते हैं चाहे तो। ये लंब हो गया 4, आधार हो गया 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू पता हो सकता है। ठीक है, या तो चाहो तो एक और सिस्टम कर सकते हैं, जो दिया है वैल्यू 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपान में 5 साइन थीटा प्लस के 3 कॉस थीटा, यही तो दिया है वैल्यू। अब इसमें चाहो तो दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं कॉस थीटा से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 tan थीटा हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बचा। इसी तरह इसमें करेंगे तो 5 साइन थीटा tan थीटा हो जाएगा प्लस के 3, वैल्यू रख दीजिए। 5 tan थीटा का मान 4/5 प्लस 2 अपान में 5 tan थीटा का मान 4/5
+3, इसको बस हल करना है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 6 हो गया ऊपर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 4 3 7 हो गया, 6/7 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे हो जाएगा। बहुत बेसिक से पढ़ना हो तो मैं अलग से वीडियो राकेश यादव सर का नोट्स बना रहे हैं मैं, तो उसका आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग की लंबाई देखिए, वर्ग तो यही होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो, ए, ठीक है। ए इसका विकर्ण है, विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा देखिए, a² + a² 2a², तो √2a इसका विकर्ण हो जाएगा, यही तो होता है √2a, ठीक है। तो वर्ग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा देखिए, आपको पता है वर्ग की लंबाई बराबर विकर्ण बाई √2 हो जाएगा, यही तो होता है। विकर्ण जितना आया अपान में √2, ठीक है। मान लीजिए, और इसके अलावा देखिए क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई क्या दिया है, a+b दिया है, a+b दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रख सकते हैं क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग की लंबाई निकाल सकते हैं। वर्ग की लंबाई बराबर a+b अपान √2, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, a² होता है, मतलब क्षेत्र लंबाई का स्क्वायर होता है। लंबाई कितना दिया, a+b अपान √2 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो a+b का होल स्क्वायर अपान 2 आएगा, यही इसका आंसर आ गया, ठीक। इसको चाहो तो और भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, दिया गया पाई चार्ट है जो कि शीशों के तहत ए और बी परिवार के मासिक घरेलू व्यय को दर्शाता है। परिवार ए और परिवार बी के लिए मासिक जो व्यय है, खर्च बोलते हैं जिसको, 50,000 रुपये और 75,000 रुपये क्रमशः है। तो चार्ट का अध्ययन देखते हैं, चार्ट का अध्ययन कर लेते हैं एक बार। ये चार्ट दिया है जो कि परिवार ए के विभिन्न प्रकार के जो तहत है 50,000 रुपये का मासिक घरेलू व्यय है, और परिवार बी के 75,000 रुपया मासिक घरेलू व्यय है। तो इसमें क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों परिवार के मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए, दोनों परिवार के मनोरंजन पर होने वाला व्यय दोनों परिवार के कुल मासिक व्यय के कितना % होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, परिवार ए का मनोरंजन व्यय कितना है। परिवार ए का मनोरंजन व्यय देखिए, एंटरटेनमेंट 10% है। तो ए का जो मनोरंजन व्यय आ रहा है टोटल 50,000 रुपया है, 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मात्र 5,000 रुपये आ गया ए परिवार का मनोरंजन व्यय। इसी तरह बी परिवार का मनोरंजन में निकालेंगे। देखिए, बी परिवार का मनोरंजन कितना है, 12% कर रहा है, टोटल 75,000 है, 75,000 का 12/100 बराबर 9,000 आ गया, 9,000 आ गया। दोनों परिवार को जब ऐड करेंगे तो कितना, 9 5 14,000 आ गया, ये तो हुआ 14,000 ही तो हुआ। अब बोल रहा है कि दोनों परिवार का कुल मासिक खर्च कितना आया। कुल मासिक खर्च कितना है, एक का 50,000 एक का 75,000 है, तो परसेंटेज कितना हुआ, 14,000 बटे के 75,000, इसको 75,000 प्लस के 50,000 जोड़ दीजिए, गुणे के 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11.2% या 11% कर सकते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है x + y + z बराबर 18 है, XYZ बराबर 81, तो XY + YZ + ZX बराबर 90, तो x³ + y³ + z³ प्लस के XYZ का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, x + y + z, इसका फार्मूला देखते हैं, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z एक कोष्टक में होता है, दूसरे कोष्टक में होगा x² + y² + z² - xy - yz - zx, यही तो होता है। ठीक है, इसको और भी तोड़ेंगे तो और भी आसान कर सकते हैं इसको और भी देखिए, तो x³ + y³ प्लस के
जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर, इसको और हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे एक और फार्मूला लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में जो होगा x प्लस वाई, इसको हल करने पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा। बस वैल्यू रखना है आपको। और क्वेश्चन किसका वैल्यू पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको पहले वैल्यू इसमें रखिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दिया, 81 दिया, 81 रख दीजिए, बराबर का एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 18 दिया, 18 रख लीजिए। दूसरे कोष्टक में क्या दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर दिया है, जो कि हमें पता नहीं है, सॉरी दिया है 18 दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 18 दिया है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3x वाई वाई जेड जेड एक्स, तो 3 गुणे 90 हो जाएगा, यही तो हुआ। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 81 बराबर 18, 18 का स्क्वायर और माइनस 9 त्रिशता 270, यही तो हो रहा है। इसको हल करिए, 18 का स्क्वायर माइनस 270। अब हल करने पे क्या आएगा आपका, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसको इस साइड लेके इसको हल करके जो वैल्यू आएगा 1215 आएगा, ठीक है। जो 1215 आ गया, अब इसको वैल्यू उठा के इसमें रख सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू है 1215, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपने पता ही है 81 है, जोड़ने पे कितना हो गया 1296, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली फार्मूला है। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस जेड एक्स। अब चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वैल्यू रखेंगे तो एक्स क्यू प्लस क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू आ गया, फिर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक चाय विक्रेता प्रति कप 9 रुपये चाय बेचकर लाभ का 50% कमाता है। जब सामग्री की लागत में 25% की वृद्धि हुई, तो एक चाय विक्रेता है 9 चाय बेचकर लाभ का 50% कमाता है, ठीक है। देखिए 9 रुपये का चाय बेचकर एसपी का दाम दिया है 9 रुपये, और बेचकर कितना रुपया कमाता है, 50% कमाता है, 50% का प्रॉफिट कमाता है। यहाँ से एसपी के वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम सीपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता प्रॉफिट दिया है 1/2, 50% बराबर 1/2, ठीक है। 2 मान लीजिए आपने सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 1 3, ये तो सीपी हो गया। 3 न देकर कितना दिया है सीपी, 9 दिया है, कितना का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो सीपी का मान कितना होगा, यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो सीपी का मान आ जाएगा जो एक्चुअल सीपी है 3 दूना के 6 रुपये आ जाएगा। जब 6 रुपये आ गया तो इसमें बोल रहा है इसमें 25% की वृद्धि करना है, तो सीपी बराबर 6 दिया है तो इसमें 25% की वृद्धि करेंगे, तो 25 चौक 100 1/4 होता है, 25% बराबर 1/4, वृद्धि करने पर 1 का वृद्धि होगा तो 5/4 हो जाएगा, 2 से कट जाइए, 2 दूने के 4, 2 3 6, 15/2 बराबर 7.5 रुपये आ गया लागत मूल्य। तो लाभ परसेंटेज अब नहीं बता सकते हैं, और बेचने वाला जो प्राइस है 10 रुपये का बेचा है एसपी,
SP बचा है, इसमें 10 रुपये, SP1 कर दीजिए या ये CP1 बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो परसेंटेज लॉब बराबर होगा, कितने का अंतर है, 2.5 का अंतर है, कितने में, 7.5 में, कितने का मल्टीपल होगा, 100 का मल्टीपल होगा 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 25 तिहाई 75, 100/3 बराबर 33/3, जो कि परसेंटेज आएगा, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 14 को देखिए। 4 पुरुष मैन एंड वर्क का जब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा। 4 पुरुष, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करिए, 4 मैन और 6 लड़का 6 बॉयज किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो टोटल 8 का मल्टीपल कर दीजिए, एक टोटल वर्क दे दिया। और इसी काम को, सेम काम को 6 आदमी मिलकर और 4 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। तो MDH देखिए, टोटल वर्क यहाँ से निकाल दिया, टोटल वर्क निकाल रहे हैं। टोटल वर्क दोनों केस में बराबर हो गया है, काम तो बराबर ही रहेगा, काम में तो अंतर नहीं है। तो 5 पुरुष और 4 लड़के समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, यहाँ से देखिए हल कर लीजिए। 8 का मल्टीपल करिए, 8 चौक 32 M, 8 छक 48 B बराबर 7 छक 42 M, 7 चौक 28 B। इसमें देखिए माइनस कर सकते हैं, तो 10 M बराबर 28 इधर करेंगे, 0 2 मतलब 20 B, M/B इक्वल टू 2/1। देखिए ये जो क्षमता का रेशियो आता है, B की एक दिन का जो क्षमता है, एक दिन का काम में 2 यूनिट है, अब B का कितना क्षमता, 1 यूनिट है। A और B की क्षमता आ गया, तो टोटल वर्क किसी में इक्वेशन में रख के यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालिए, कुल कार्य, टोटल वर्क निकालेंगे, इसमें रख दीजिए इक्वेशन में। 4 × 2 प्लस 6 × 1 मल्टीपल कितना का, 8 का है, 4 दूना का 8 6 14, 14 बाटे 112 इकाई, जो कि आ गया टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा है 5 मैन और 4 बॉय कितने दिन में काम करेंगे, तो इनका क्षमता निकाल लीजिए। 5 × 2 प्लस 4 × 1, 5 दूना का 10 4 14 क्षमता आ गया। तो कितने दिन में करेंगे, तो कितने लोग समान कार्य करने में कितने लोग लेंगे, कितना दिन रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो दिनों की संख्या, दिन बराबर टोटल इकाई 112, क्षमता 14, तो 14 बटे 112 मतलब दिनों की संख्या कितना आ गया, 8 दिन आ गया। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। एक वस्तु के बिक्री पर, जैसे देखिए इतना 3080 रुपये का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, 3080 रुपये का लाभ होता है, जो कि परसेंटेज देखिए कितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है, 20% के लाभ पर। इसको अगर ये परसेंटेज में है, जबकि इसका वैल्यू दिया है 3080 रुपया, तो कहने का मतलब ये है कि 20% जो बराबर होगा 3080 के बराबर हो रहा है, 3080 रुपया का। ठीक है, यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं या 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना होगा, 3080 रुपया, 20% वैल्यू तो 100 का कितना होगा, 5 का मल्टीपल कर दें, आएगा 15,400 रुपया। ये क्या आ गया, 100%। 100% मतलब CP लागत मूल्य आ गया, CP का मान है, या इसको लिख सकता हूँ लागत मूल्य। 100% ही तो होता है लागत मूल्य। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, SP पूछ रहा है, तो SP बराबर कितना होगा, इसका 20% एक्स्ट्रा कर लेंगे, 15,400। ये अगर लागत मूल्य है तो इसका 120/100 कर लेंगे, क्योंकि SP जो कि 20% अधिक लाभ दे रहा है। 18,480 इसका राइट आंसर है, यही रुपया हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। x का मान ज्ञात करना है, 5 1 - x/5 माइनस, इसके अलावा क्या दिया है देखिए, -5 - x। ठीक है, -5 - x दूसरे कोष्टक में है, -1/200 गुणे 20 - x बराबर 0.08
ये दिया है, तो इसको आप हल करिए, इसको हल करना है, मल्टीपल कर दीजिए। देखिए 5 से 5 नीचे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर मल्टीपल यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो 5 माइनस एक्स यहाँ पे बचा, माइनस के 5 प्लस एक्स यहाँ पे हुआ, -1/200 गुणे 20 माइनस एक्स। देखिए एक्स से एक्स से कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस के 200 का मल्टीपल करेंगे, माइनस के 1 या 200 एलसीएम ले सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो माइनस के देखिए माइनस है तो 20 माइनस एक्स यही तो है, अपान में 200 बराबर 0.08, इधर मल्टीपल होगा तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। एक्स के वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 आ गया। एक्स के वैल्यू 36 क्या पूछ रहा है, एक्स के वैल्यू ही पूछ रहा है, तो एक्स का मान आ गया 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। त्रिभुज ABC है, ठीक है, थोड़ा सा और बिग बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ABC है, बोल रहा है D और E BC पर ऐसा बिंदु है D और E जो AD बराबर AE हो, AD और AE, AD AE, AD बराबर, ये दोनों बराबर हैं, BAD कोण BAD A वाला एंगल CAE के बराबर हो, CAE इस एंगल के बराबर, दोनों एंगल बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। AB बराबर दिया है, AB का मान दिया है 2P + 3, और BD का मान दिया है, BD का मान दिया है 2P, AC का मान दिया है 3Q - 1, वहीं पर CE का मान दिया है Q, तो P + Q का मान निकालना है, ठीक है, P + Q का मान ज्ञात करना है, इसका मान दिया है, इसका मान, P + Q का मान दिया। देखिए अब कुछ भी नहीं करना आपको, AD बराबर A दिया है, AD बराबर A दिया है, और कोण D, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो A वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, जाहिर सी बात होगा, ठीक, क्योंकि भुजा बराबर तो उसके सामने का कोण जो कि बराबर होता है, आपने इसको x मान लीजिए, x मान लीजिए, दोनों एंगल बराबर है। अब एक चीज़ और, अगर y कोण x है, ठीक है, y कोण अगर x है तो उसकी जो अंदर की साइड, जो कि सामने की साइड, जो दोनों एंगल होगा, दोनों एंगल का योग जो कि x के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दिया है, मान लिया यहाँ पे जो कि एंगल दोनों बराबर A भी y है, इसको मैं रेड पेन से ले लेता हूँ, A भी y है, ठीक है, ठीक, A भी y है, A भी y है, तो इसको क्या रखेंगे कि दोनों का योग कितना है, x आ जाए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है x - y रखेंगे, तभी तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x के बराबर हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ भी देखिए, A भी x एंगल है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या ऐसा रखेंगे कि x रहेगा, दोनों का जोड़, यहाँ पे x - y रखेंगे, ठीक है। तो कोण C का मान आ गया, कोण B का मान आ गया, और देखिए कोण B और कोण C भी बराबर है, तो समरूपता यहाँ से हो जाएगा। देखिए एंगल A एंगल बराबर है, A एंगल बराबर है, भुजा बराबर है, A वाला एंगल इक्वल है, तो समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, BD बराबर CE, BD बराबर CE, तो कहने का मतलब है BD बराबर CE होगा, तो 2P बराबर Q वैल्यू होगा, 2P बराबर Q हो गया। इसको इक्वेशन 1 रख लीजिए। दूसरे इक्वेशन में भी क्या होगा, समरूपता के नियम से कोण B बराबर कोण C है, देखिए कोण B बराबर कोण C है, और AB बराबर, जब कोण B बराबर कोण C है तो AB बराबर A वाला AC के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण C, तो AB यहाँ पे देखिए AB बराबर AC, AB का मान है 2P + 3 बराबर 3Q - 1, ठीक है, यही तो है। देखिए अब हल कर दीजिए इसको, 2P - 3Q बराबर, इस साइड जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यही तो हुआ,
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, p प्लस क्यू का मान, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 2p बराबर q है, यहाँ पे q रख लीजिए, q माइनस 3q बराबर -4, -4q बराबर -4, सॉरी -4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा माइनस में, तो q बराबर कितना हो जाएगा, q का मान 2 आ जाएगा, q का मान 2 आ गया तो p का मान कितना आ जाएगा, p का मान 1। क्वेश्चन क्या करा, p प्लस 1, p प्लस क्यू, तो 2 प्लस 1 बराबर 3, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दिया है कि ए डी और ए ई बराबर है, तो इसका एंगल भी बराबर हो गया दोनों के सामने। जब ए एंगल बराबर तो वाह त्रिभुज का जो वाह कोण होता है उसके हिसाब से आपने लगा दिया, कोण बी का मान आ गया, इसी तरह कोण सी का मान आ गया। जब कोण बी और सी दोनों ही बराबर है तो यहाँ से बराबर हो तो ए बी और ए सी इक्वल होगा। इसी तरह कोण बी और सी, इसी तरह देखिए कोण बी डी और सी ई भी बराबर है, बी डी और सी ई बराबर होंगे, बी डी और सी ई भी बराबर होंगे। तो यहाँ से आपने निकाल दिया 2p बराबर q समरूपता से, तो वैसे करके आपने p और q का वैल्यू निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 20 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक वृत्त बना लिया, 20 सेंटीमीटर एक व्यास है, जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर, मान लो ए बी रख लो, सी डी जीवा तो यही होता है, कोई मध्य बिंदु है। यदि ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, ये 6 सेंटीमीटर आ गया, तो जीवा सी डी की लंबाई पूछ रहा है, जीवा सी डी की लंबाई, ए बी 6 सेंटीमीटर दूर है, इसको भी यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक, देखो ए कितना है, ए बी रेडियस हो गया, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ए बी रेडियस हो गया, ए बी कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, रेडियस तो बराबर होगा, और ए कितना एंगल होगा 90 एंगल होगा, ए कितना एंगल होगा 90 एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए या तो ऐसे कर सकते हैं या तो इधर भी कर सकते हैं, इसको जस्ट इस साइड कर देते हैं, ए भी देखिए 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 है, देखिए ए वाला एंगल के बराबर होगा, तो सर्वांकन का रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यम मान लिया, यहाँ पे मान लिया आपने एन, देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज बी ओ त्रिभुज बी ओ या ए ओ एम सर्वांकन त्रिभुज होगा सी ओ एन से, या सी ओ एन नहीं कर सकते हैं तो एन ओ डी से त्रिभुज। ठीक है, जब इक्वल होगा तो ए वाला भुजा आपको दिया है ओ एम बराबर होगा ओ एन बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया, तो जब 6 सेंटीमीटर आ गया तो आप एन सी का मान निकाल सकते हैं, इधर वाला वैल्यू निकाल सकते हैं या इधर वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर, ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 36 बराबर 64 आया, तो अंडर रूट में कितना आएगा 8 आ गया, जो कि वैल्यू हुआ एन डी का मान, तो सी डी का मान हो जाएगा 2 एन डी, 2 गुणे 8 बराबर 16 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला पतंग एक स्ट्रिंग से जुड़ा है, 120 मीटर ऊंचाई से पतंग 120 मीटर ऊंचाई का पतंग है जो एक स्ट्रिंग से जुड़ा है, ए एंगल दिया है 60 अंश, तो स्ट्रिंग की लंबाई वाई का मान पूछ रहा है, इसमें साइन 60 अंश का मान साइन 60 वाला लंबा टेकड़ होता है, वाई बटे 120 बटे के वाई, साइन 60 अंश का मान कितना है √3/2 इक्वल टू 120 बटे के वाई। ठीक है, तो 240 बटे √3 है, वाई बराबर 240 बटे के √3, चाहे तो आप इसको और हल कर सकते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो गया
80 हो गया, 80√3 आएगा y का मान, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, एक फ्लो चार्ट दिया गया है। बेचे जाने वाला वेनिला केक जो है कि कुल संख्या का वितरण दर्शाता है। एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है। पाई चार्ट का अध्ययन करना है। इसमें पूछ रहा है कि शुक्रवार को बेचे जाने वाले, शुक्रवार को मतलब 10% दिया है, बेचे जाने वाले केक से वेनिला केक का अनुपात 4/3 है। वेनिला केक का अनुपात कितना है? 4/3 है। यदि एक वेनिला केक का कीमत 9 रुपये है और एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपये है, तो शुक्रवार को सभी वेनिला और चॉकलेट केक का कीमत पूछ रहा है। तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। आप इसको हल करिए, आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की राशि का एक चौथाई है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए कोई संख्या, एक निश्चित राशि जो कि मान लीजिए आप 4p मान लीजिए, 4p मान लीजिए। साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4p/1/4 बराबर p आ गया। p साधारण ब्याज हो गया, राशि टोटल कितना माने हैं? 4p माने हैं। और बोल रहा है प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों का संख्या का 4 गुना है। प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना, मान लीजिए ईयर्स जो कि है n मान लिया है। ब्याज दर कितना होगा? रेट जिसको बोलेंगे 4n हो जाएगा, इसका 4 गुना है। देखिए सारा चीज़ मालूम हो गया, ब्याज दर हो गया, यहाँ पे ईयर्स मालूम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया, राशि मालूम हो गया। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए साधारण ब्याज कितना है? p है, p बराबर मूलधन कितना है? 4p है, गुणे दर कितना है? 4n है, समय कितना है? n है, बटे के 100। तो यहाँ से क्या मिला आपको? n स्क्वायर इक्वल टू, p से p कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर इक्वल टू 100/16। तो n का मान कितना मिला यहाँ से आपको? 2.5 वर्ष, यही तो मिला। n का मान मिल गया, n समय को दर्शा रहा है। अब बोल रहा है ब्याज दर कितना हुआ? रेट 2.4, इसका 4 गुना है, 25 चौके 100 मतलब 10% आ गया, 10% आ गया। तो नया ब्याज दर बोल रहा है जो कि 2% एक्स्ट्रा हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे दिया क्वेश्चन 2% की वृद्धि होता है। 10% प्लस के 2% बराबर 12% हो गया। क्लियर हो गया? 12% हो गया। 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन 5,000 गुणे दर 12%, समय 3 वर्ष बटे के 100 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 12 से 60, 60 और 3 का मल्टीप्लाई करें 36, 18 हो गया। टोटल राशि कितना हो गया? 1800 राशि हो गया। एसआई जो कि साधारण ब्याज हो गया, ये इसका राइट आंसर है। आंसर क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? दिए गए ग्राफ में देखना है आय और व्यय को दर्शा रहा है। तो निम्नलिखित किस वर्ष में व्यय और आय का न्यूनतम अनुपात है? डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करके हल करना है इसको। जब हल करेंगे सबसे जो आएगा कम 2014 का आएगा, जो कि देखने में भी कम लग रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 9 अंकों की संख्या है जो कि 7x79251y8 है, जो कि 36 से विभाजित है। 36 से विभाजन का मतलब होता है 9 चौको 36, 9 चौको 36, 4 और 9 से दोनों से विभाजन होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ भैया, हाँ हाँ लगाया था, लगा दिया रिपोर्ट। हाँ अभी लगा था, फिर आकर देख रहा हूँ। ठीक है, तो 9 और 4 का आप देख सकते हैं, इसमें से जो होगा इसमें लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।